नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुट चुके हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के बड़े भाई रेप मामले में फंस गए हैं और एक युवती ने जो है वो दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं और इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। राजीव बिंदल के जो बड़े भाई है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे। लेकिन दूसरी खबर की बात करें, दूसरी जो खबर है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक शिमला में ली है। इस बैठक में जो बड़े अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी, उनको लेकर के सख्ती के जो आदेश हैं वो आ गए हैं। यानी अब आईएएस अधिकारियों पर भी सख्ती होगी। सुबह अटेंडेंस लगाने को लेकर के सख्ती की गई है और 15 दिन के भीतर, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, उनको पूरी रिपोर्ट देनी होगी कौन अधिकारी समय पर पहुंच रहा है, कौन नहीं पहुंच रहा है। और इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के बड़े भाई को सोलन पुलिस ने रेप केस में गिरफ्तार कर लिया है। इन पर आरोप है कि 25 साल की युवती से इन्होंने दुष्कर्म किया है। दुष्कर्म के आरोप हैं। पुलिस ने आरोपी 75 वर्षीय राम कुमार बिंदल को सोलन से पकड़ लिया है। एसपी सोलन गौरव सिंह ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वह काफी समय से बीमार चल रही है। इसके बाद पीड़िता 7 अक्टूबर को सोलन बस स्टैंड के साथ ही वैद्य राम कुमार के पास उपचार कराने गई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि यहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसने शिकायतकर्ता से पूछा कि कहां से आए हो। पता पूछने के बाद उसने पीड़िता को जांच के लिए बिठा दिया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता का हाथ पकड़कर नसें दबाना शुरू की। उसके बाद वह यौन समस्याओं के बारे में पूछना लगा। शिकायतकर्ता ने वैद्य को अपनी बीमारी के बारे में पूरी बात बताई तथा उन्हें आश्वासन दिया कि वह इन्हें 100% जो है वो ठीक कर देंगे और जो संबंधित कोई बुक भी जो है वो दिखाई। उसके उपरांत वह इनकी जांच करने लग पड़ा। जांच करते समय उसने इनसे कहा कि इसे प्राइवेट पार्ट से भी चेक करना है, जिसके लिए लड़की ने मना कर दिया। मगर आरोपी ने आरोप है कि चेक करने के बहाने उसके साथ गलत काम किया गया। पीड़िता ने उसे धक्का दिया और बाहर आई, जिस पर महिला थाना सोलन में उपरोक्त अभियोग पंजीकृत जो है वो किया गया। मामला बीएनएस की धारा 64-68 के तहत जो मामला दर्ज है और जो आरोपी है इसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये एक दुखदाई खबर इसलिए है क्योंकि 75 वर्ष के एक बुजुर्ग इंसान ने 25 वर्षीय लड़की के साथ जो है वो दुराचार किया है। और ऊपर से इसलिए भी जो है वो ये बड़ी खबर बन जाती है क्योंकि ये जो है वो बड़े भाई है प्रदेश के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं। हालांकि अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है जो बिंदल हैं या फिर किसी भी दलों की तरफ से, लेकिन इस खबर की जो चर्चा है वो पूरे प्रदेश में इस वक्त है। दूसरी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सचिवालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि पंचायत चुनाव रद्द नहीं हुए हैं, इन्हें पोस्टपोन किया गया है। तो पंचायत चुनाव कब होंगे, इसको लेकर के जो हमारे पास खबर है आपको वो बताते हैं। जो सीएम ने कहा, सबसे पहले आपको वो बताते हैं, राज्य सरकार पंचायत चुनाव कराएगी, सीएम ने कहा है, मगर पहले आपदा से निपटा जाएगा। सीएम ने कहा कि पंचायत चुनाव के कारण आपदा से राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित हो रहे हैं। यदि प्रशासन पंचायत चुनाव में लगा दिया तो आपदा प्रभावित को राहत राशि देने कौन जाएगा और जो बेघर हैं उनको बसाने में कौन मदद करेगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि इस बार 2023 से ज्यादा जो तबाही है वो प्रदेश में हुई है और अभी हम पंचायतों की जो सड़कें हैं उसको जोड़ने में सफल नहीं हुए हैं। लगातार प्रयास चला हुआ है, कई जोड़ दिए गए हैं, कई जोड़ने को बाकी है। वहां पर जो है कार्य तेजी से चला हुआ है, इसकी बहाली का काम चला हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार का पहला कर्तव्य प्रभावित परिवारों को बसाना है। जिनके घर टूट गए हैं, पशु व जमीन बह गई है, उन्हें राहत राशि देना प्राथमिकता है। सीएम ने कहा कि डिजास्टर एक्ट पूरे प्रदेश में लागू है और सभी डीसी से बात करने के बाद सरकार ने चुनाव को पोस्टपोन किए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनाव जरूर होंगे, भारतीय जनता पार्टी इसे तूल दे रही है। उन्होंने कहा कि हर बात को तूल बीजेपी की आदत बन गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही सड़कें ठीक होती है सरकार चुनाव कराएगी। पंचायत चुनाव रद्द बिल्कुल भी नहीं किए हैं। पंचायत चुनाव 23 जनवरी तक कराने हैं। हालात सामान्य होते ही चुनाव करवा दिए जाएंगे। इस दौरान सीएम ने भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 5 गुटों में बटी हुई पार्टी है। वह लंबे समय से यह बात कहते आ रहे थे, अब इनकी जो तकरार है वो सामने आ गई है पार्टी की, भाजपा की।
मंडी में जयराम ठाकुर का दर्द झलक चुका है। इससे पहले सीएम के चेहरे के लिए अनुराग ठाकुर के जो समर्थन में नारे लगे, उधर रमेश धवाला ने जो है वो मोर्चा खोला है, बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं हर्ष महाजन एंड कंपनी और राजीव बिंदल का गुट अलग है, ये सीएम ने कहा है। उन्होंने कहा कि 5 गुटों में बटी भाजपा असल मुद्दों पर सच्चाई का पता लगाए बगैर कुछ भी बयानबाजी कर देती है। आपको बता दें, दिसंबर में जो अभी तक हमारे पास जानकारी है, चुनाव की संभावना ना के बराबर है। कुछ महीने आगे चुनाव टल सकते हैं, ये अभी तक की खबर है। जो राज्य चुनाव आयुक्त है उनका बयान अभी तक नहीं आया है ऑफिशियली, वीडियो के माध्यम से, हालांकि उनका बयान एक जरूर छपा है। जो है वो तैयारी हमारी पूरी थी और अब इस पर जो है वो हो सकता है कह सकते हैं आप 1-2 दिन बाद प्रतिक्रिया इस पर आ जाएगी। लेकिन बात वही है कि अगर राज्य चुनाव आयुक्त करवाना भी चाहेगा चुनाव, तो जो मैन पावर है वो सरकार ने देनी है। 50,000 कर्मचारी लगेंगे चुनाव करवाने के लिए और सीएम कह चुके हैं कि जब तक हम सबको नहीं बसाएंगे और जितने भी बेघर लोग हैं और जब तक सड़कें नहीं बनेगी। और सीएम ने ये भी कहा था कि बीते कल का ये बयान था कि जो हमारा जो देश है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में एक एक वोट की कीमत है। हम बिल्कुल भी नहीं भाग रहे हैं चुनाव से, सीएम ने आज भी ये कहा है। हम चुनाव करवाएंगे लेकिन जैसे स्थिति ठीक हो जाएगी, ये सीएम ने कहा है। लेकिन इसके पीछे अगर आप देखेंगे चुनाव क्यों टल सकते हैं, उसकी बड़ी वजह ये भी है कि जब कोविड काल था तो जो पड़ोसी राज्य हमारा है उत्तराखंड, वहां पर हुआ यह था कि वहां पर भी चुनाव टाल दिए गए थे, पंचायती चुनाव। वो इसलिए था कि वहां पर कोविड था, इसलिए चुनाव टाल दिए गए थे लगभग 1 साल के आसपास तक। तो इसमें अब यह भी तर्क दिया जा रहा है कि जो जयराम ठाकुर थे उन्होंने भी शहरी जो निकाय के चुनाव है 6 महीने टाले थे, ये उन्होंने कहा था। लेकिन इसमें अब जिस प्रकार से जो चीजें सामने आ रही है, संभावना यह है कि अब ये चुनाव 1-2 महीने आगे टल सकते हैं। लेकिन अभी इस पर जो सीएम ने कहा है कि 23 जनवरी हमारे पास है, तब तक हम करवा सकते हैं। लेकिन इसमें ऑफिशियली करवाएंगे इसका बयान अभी तक नहीं आया है, ये आगे टल सकते हैं जी। वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर हार के डर से चुनाव से भागने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पंचायत चुनाव न करवाकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ऐसे तो कांग्रेस जो है सड़कों पर उतरकर वोट चोरी की बात कह रही है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है वो इस बात से इंगित हो जाता है कि जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार है वो चुनाव करवाना ही नहीं चाहती है। उन्हें भय है कि उनकी जो है वो हार होनी है, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा ईडी ने स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है हिमाचल प्रदेश में। निशांत सरीन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है और मामले में ईडी शिमला विंग ने सरीन को पूछताछ के लिए तलब किया था और गिरफ्तारी के बाद आज सरीन को ईडी के विशेष कोर्ट में भी पेश कर दिया गया है। आपको बता दें, ईडी चंडीगढ़ जोन ने इस साल जून में निशांत सरीन, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के हरियाणा और पंजाब में स्थित 7 आवासीय वाणिज्यिक परिसरों और सरकारी कार्यालयों में तलाशी अभियान चलाया था। यह तलाशी सरीन के सहायक औषधि नियंत्रक बद्दी के रूप में तैनात रहते हुए व्यक्तिगत लाभ और भ्रष्टाचार और रिश्वत के लिए आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने से संबंधित एक मामले में की गई। ईडी की तलाशी कार्रवाई के दौरान महत्वपूर्ण दवा लाइसेंस, फार्मास्यूटिकल कंपनियों को जो जारी किए गए क्लियरेंस, संपत्ति के दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव भी जब्त किए गए। तलाशी कार्रवाई के दौरान निशांत सरीन और उनके परिवार और सदस्यों के लगभग 32 लाख रुपए मूल्य के 2 वाहन, 40 से अधिक बैंक खाते, एफडीआर और 3 लॉकर फ्रीज किए गए। इसके अलावा ईडी ने सरीन के चंडीगढ़ स्थित ओमैक्स केसिया आवास से 60 से अधिक बिना रिकॉर्ड की शराब की बोतलें भी बरामद की थी। विजिलेंस ब्यूरो ने निशांत सरीन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है और उसके बाद जो गिरफ्तारी है उनको कोर्ट में भी पेश कर दिया गया है। मामले की जांच आगे जारी है। अब बात करते हैं अधिकारियों पर सख्ती को लेकर के। सचिवालय में आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बैठक की और बैठक में सभी जो बड़े ऑफिसर्स हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उनको अब हाजिरी लगाना कंपलसरी कर दिया है। सुबह 10 बजे सभी बड़े अधिकारियों को कार्यालय पहुंचना होगा। हर विभाग में मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे और मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व प्रधान सलाहकार आईटी को हर 15 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। ये सख्त निर्देश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए हैं। तो बड़ी खबर यही है जी कि जो बड़े अधिकारी हैं उन पर सख्ती कर दी है। सुबह 10 बजे आना ही होगा। कई बार ऐसा होता कि अधिकारी नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन अब पहुंचना ही पड़ेगा। और सूचना है कि बायोमेट्रिक हाजिरी भी लग सकती है, यानी फिर जो है वो जो नहीं आएगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है बायोमेट्रिक में तो जो है वो उपस्थित रहना ही पड़ेगा। तो ये एक बड़ी खबर थी और सख्ती कर दी है बड़े अधिकारियों पर, आईएएस अधिकारियों पर। जो एचएएस अधिकारी है उनकी पहले से अटेंडेंस बायोमेट्रिक लगती है।
इसके अलावा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एसएमसी आधार पर कार्यरत करीब 2100 शिक्षकों को अब एक साथ विभाग में मर्ज करने की तैयारी है। अच्छी खबर है इनको। सरकार ने एसएमसी शिक्षकों को विभाग में मर्ज करने के लिए 5% का एलडीआर कोटा तय किया है। बैच वाइज भर्ती में यह कोटा मिलेगा। शिक्षकों का तर्क है कि इस हिसाब से तो उन्हें नियमित होने से पहले ही जो है वो नियमित होने में सालों लग जाएंगे और उससे पहले रिटायर भी हो जाएंगे। राज्य सरकार ने एलडीआर के तहत परीक्षा करवाने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को फाइल भेजी थी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस फाइल को वापस मंगवा लिया है और सरकार ने बैच वाइज आधार पर 1427 पदों को भरने की मंजूरी दी थी और 5% एलडीआर कोटे के इस साल एसएमसी शिक्षकों से विभिन्न श्रेणियों के टीजीटी, शास्त्री, डीएम, एलटी के 143 शिक्षक ही विभाग में मर्ज होने थे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सचिव हैं शिक्षा विभाग के राकेश कुमार, उनको यह फाइल दोबारा भेजी है। इसमें कहा गया है कि 5% एलडीआर कोटा कुल कैडर स्ट्रेंथ यानी 38,000 शिक्षकों पर लगाया जाए। यदि जरूरी हुआ तो इस मामले को कैबिनेट में लाया जाएगा। ऐसे में एसएमसी शिक्षकों को अब उम्मीद जगी है कि सभी एक साथ मर्ज हो जाएंगे। अगर बैच वाइज के हिसाब से देखें तो कई जो शिक्षक हैं वो मर्ज होने से पहले ही शिक्षा विभाग में रिटायर हो सकते हैं। तो अच्छी खबर है जी। पहले 143 होने से सिर्फ अब थोड़ा सा ये है कि सरकार ने इसमें प्रोसेस चलाया है कि क्यों ना जो है वो 38,000 का अगर लेते हैं स्ट्रेंथ, पूरी स्ट्रेंथ से लेते हैं तो फिर इनका नंबर ज़्यादा आ सकते हैं जी। तो 2100 के आसपास जितने भी ये हैं तो ये काफ़ी लंबे समय से मांग भी कर रहे थे। इसके अलावा शिक्षकों को लेकर के आज सख्त आदेश आए हैं और इसमें आदेश क्या है? प्रदेश के उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी और निजी कॉलेजों व विद्यालयों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप में केवल शैक्षणिक और सरकारी सूचनाएं ही साझा की जाएं। निदेशक उच्च शिक्षा विभाग डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने आदेश जारी करते हुए चेतावनी दी है कि इन ग्रुप्स में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या अन्य संबंधित संदेश, वीडियो अथवा मीम्स भेजना अनुशासनहीनता मानी जाएगी। निदेशक ने बताया कि विभाग ने ऑनलाइन शिक्षा और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाने के लिए सभी शिक्षण संस्थानों के व्हाट्सएप समूह बनाए हुए हैं ताकि शिक्षक, कर्मचारी और जो विद्यार्थी आपस में आसानी से जुड़ सकें। लेकिन यह देखा गया है कि कई सदस्य इन समूह में बेवजह संदेश भेज रहे हैं जिससे अन्य जो सदस्य हैं उनको मानसिक जो असुविधा है वो होती है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ महिला कर्मचारियों ने शिकायत की है कि देर रात या सुबह सुबह आने वाले संदेशों से उन्हें और उनके जो परिवार के लोग हैं वो असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे किसी भी व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध विभागीय जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी, कर्मचारी व्हाट्सएप ग्रुप में मर्यादा और गरिमा का जो पालन करते हुए केवल विभागीय कार्यों से संबंधित सूचनाएं ही साझा करें। तो खबर यह है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, चाहे वो शिक्षण संस्थानों में, प्रदेश के अंदर सभी शिक्षण संस्थानों में जो सरकारी है वहां पर व्हाट्सएप पे सिर्फ वही चीजें भेजे जो सरकारी, जो कह सकते हैं आप जरूरी है। आपने देखा एक पीछे जब ऑनलाइन माध्यम से क्लास लगी थी छुट्टी के दौरान तो वहां पर किसी ने जो है वो अश्लील वीडियो चला दी थी। तो ऐसे मानेंगे इसमें जो अश्लील वीडियो तो नहीं चलाई है, लेकिन इसमें जो आज निकाले हैं ऑर्डर उसमें ये कहा गया कि गुड मॉर्निंग का आता है, गुड नाइट का आता है। कुछ लोग फैमिली के साथ होते हैं तो असहज महसूस करते हैं। अगर किसी ने ऐसा मैसेज अब आज के बाद भेजा, क्योंकि आदेश आज निकाले गए हैं, तो उन पर अनुशासनहीनता के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये टीचर्स के लिए ऑर्डर निकाले गए हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज फिर से मीडिया से बातचीत में अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि नैतिकता यह बोलती है कि वन मैन वन पोस्ट, इसका सिद्धांत सभी पर लागू होना चाहिए। उन्होंने मीडिया के सवाल पर कहा कि यदि हाईकमान उन्हें पार्टी अध्यक्ष की कमान सौंपता है तो वह मंत्री पद छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी उसका वो बखूबी निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि हाईकमान ने उन्हें सबसे बड़ा शिक्षा का महकमा दिया हुआ है, इससे भी वो बिल्कुल संतुष्ट हैं और बेहतर काम करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। नई जिम्मेदारी मिलती है तो उससे भी पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। हाईकमान का जो आदेश है वो सर्वोपरि होगा। आपको बता दें, जुबल कोटखाई से विधायक रोहित ठाकुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ में इस वक्त सबसे आगे हैं, नंबर 1 पर हैं। वो 4 बार विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं और पूर्व की जो विरोधी सरकार थी इसमें तो चले मंत्री है, वो सीपीएस रह चुके हैं उस सरकार में भी। जो इनके दादा हैं रामलाल ठाकुर, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो लिहाजा रोहित ठाकुर अध्यक्ष के लिए बड़ा नाम माना जा रहा है। रोहित ठाकुर 3.25 साल तक सुक्खू सरकार में शिक्षा मंत्री का दायित्व भी अभी तक निभा चुके हैं। और परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं इनकी, तो शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल पूरे प्रदेश में छा गया है, सबसे अधिक साक्षर राज्य में नंबर 1 है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में भी टॉप की सूची में आ गया है। ऐसे में अध्यक्ष बनने की जो संभावना है वो रोहित ठाकुर की सबसे अधिक है। और इसके अलावा एससी कोटे से अगर बनता है तो विनय कुमार का नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा है। तो 2 नाम
मंत्री बनता है तो रोहित ठाकुर का नाम चल रहा है, और एससी कोटे से बनता है तो विनय कुमार का नाम चल रहा है जी। एक दो नाम और है, विनोद सुल्तानपुरी का नाम है, सुरेश कुमार का है और कुलदीप सिंह राठौर है। इनके नाम पर चर्चा जरूर हुई है, लेकिन दो नाम जो हमने बताए इन पर सबसे अधिक जो है इस वक्त चर्चा है। इसके अलावा मंत्री के लिए सिर्फ एक नाम आपको हम बता देते हैं, अगर मंत्री एक बनता है तो सुंदर सिंह ठाकुर को राज्य सरकार मंत्री बना सकती है, सीएम सुक्खू मंत्री इनको बना सकते हैं। हालांकि हाईकमान ने आखिरी डिसीजन लेना है और हाईकमान का ही होता है, लेकिन एक जो नाम सजेस्ट करेंगे तो उसमें मंत्री जो है वो कुल्लू से जो मंडी संसदीय क्षेत्र है उसको देखते हुए जो क्षेत्रीय समीकरण है, तो इसमें जो एक नाम है वो सुंदर सिंह ठाकुर का है। अगर मंत्री अध्यक्ष बन जाता है तो किसी एक और नेता की लॉटरी लगेगी। वहीं सीएम सुक्खू ने हिमाचल दस्तक के साथ जो साक्षात्कार हुआ था उनका पिछला ओल्ड वाला, उसमें उन्होंने कहा था कि वो विभागों के मैं जो है वो फिरबदल भी कर सकते हैं। उन्होंने संकेत दिए हैं कि जो अच्छा काम करेगा मंत्री उनको मैं अपने विभाग भी दे सकता हूं, तो इसमें फिरबदल तय माना जा रहा है कि डिपार्टमेंट में रिशफलिंग हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने ऊना के एसडीएम को हटा दिया है और वर्तमान में जिला चंबा के भरमौर में तैनात उपमंडल अधिकारी अभिषेक मित्तल को ऊना ट्रांसफर कर दिया, यानी वो नए ऊना के नए एसडीएम होंगे। जबकि विश्व मोहन देव चौहान जो रेप के आरोप में घिरे हुए हैं उनको ऊना जिला के जो एसडीएम उससे हटा दिया गया है। अब उनको आगामी नियुक्ति आदेशों तक कार्मिक विभाग में शिमला में सचिवालय में तलब कर दिया है, यानी वो अब पर्सनल डिपार्टमेंट में जो है वो शिमला आकर के अपने यहाँ पर जो है वो आएंगे और उनको अभी डिपार्टमेंट इसके बाद मिलेगा, तो इसको लेकर के जो है वो निर्देश दे दिए गए हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण खबर थी। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन प्राप्त करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए खबर है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अब 15 अक्टूबर, जो INO स्तर पर जांच L1 की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तथा DNO व SNO स्तर पर जांच L2 की जो अंतिम तिथि है वो 15 नवंबर कर दी गई है। स्टूडेंट के लिए खबर थी जी। इसके अलावा बात करें हिमाचल प्रदेश में आज करवा चौथ की धूम है और महिलाओं को आज छुट्टी थी दफ्तर में, तो महिलाओं को छुट्टी थी, पुरुष आए हुए थे। और शिमला समेत प्रदेश के अन्य बाजारों में आज सुबह से ही महिलाओं का जो खरीदारी का जो दौर है वो चलता रहा और बाजारों में आज रौनक थी। शिमला की बात करें तो शिमला में आज बाजार में जो है चलने की जगह नहीं थी और शिमला के अलावा जो कुल्लू मनाली सब जगहों पर जो है वो आज टूरिस्टों की भीड़ भी थी और जो महिलाएं हैं उनकी भीड़ भी थी। तो अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण की जो महिलाएं हैं वो इंतजार कर रही है कि चांद कब आएगा, और जो चांद की खबर हमारे पास है, ये जो जानकारी हमारे पास है उस हिसाब से शाम को 8:07 पर शिमला में चांद दिखाई देगा। ये टेंटेटिव है। और जो इसके अलावा कुल्लू मनाली, इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो धर्मशाला है और उसके 8:07 के बाद यहाँ पर भी जो है वो कुछ मिनटों का फर्क रहेगा, 15, 20, 10 मिनट, इसी बीच जो है चांद और जगहों पर भी दिखाई देगा। और उसके बाद जो महिलाएं हैं चंद्रमा को अर्घ देकर अपना जो व्रत है वो तोड़ सकती है और लंबी आयु के लिए जो व्रत रखा जाता है हिंदू ऋतु में अगर आप देखेंगे। और चांद और पति का जो दीदार करने के बाद जो महिलाएं हैं वो अपना व्रत खोलती है। रात को आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे किस प्रकार से महिलाएं जो है वो शिमला से व्रत तोड़ते आपको दिखाई देगी लाइव स्ट्रीम के माध्यम से। इसके अलावा एक खबर चिट्टे वाली खबर है और ये खबर दूसरों के लिए जो है वो एक मैसेज भी है कि ऐसा भी हो सकता है चिट्टे से। शिमला के रामपुर में चिट्टे ने एक दंपति का 8 साल का वैवाहिक जीवन समाप्त कर दिया, बर्बाद कर दिया है। आरोप है कि चिट्टे का आदि पति शादी के कुछ समय बाद पत्नी से मारपीट करने लगा। एक दिन उस नशे की लत को पूरा करने के लिए चुपके से पत्नी के जो गहने हैं वो चुरा लिए और उन्हें बेचकर नशीला जो पदार्थ है चिट्टा खरीदा। पति नशे के प्रभाव में अक्सर बिना किसी कारण के पत्नी को मारता पीटता। पत्नी शादी को बचाने के लिए इस व्यवहार को इस उम्मीद से सहन करती रही कि भविष्य में वो खुद को सुधार लेगा। इस बीच पति ने नया नशा खरीदने के लिए जो है पत्नी के गहने भी बेच दिए। फिर एक दिन मारपीट करके पत्नी को घर से बाहर भी निकाल दिया। इस पर पत्नी ने घरेलू हिंसा का जो मामला पहले दर्ज करवाया, फिर भी पति में कोई सुधार नहीं हुआ। अंत में प्रताड़ना से दुखी होकर जो पत्नी है उसने निर्णय लिया कि मैंने बहुत अब सह लिया है और मैंने बहुत कोशिश कर ली है अपनी शादी को बचाने की और लाज लज्जा से बचने के लिए, लेकिन अब पत्नी ने जो है वो तलाक का जो है निर्णय लिया। और खबर यह है कि अदालत में गई। अदालत ने महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से तलाक को मंजूरी दे दी है और मामला उपमंडल रामपुर की ननखड़ी तहसील का है। तो सोचने वाली बात है कि जी जो महिला है उसने कोशिश की कि शादी बच जाए, घर वालों को जो उनके अपने पापा मम्मी उसको भी नहीं बताया, लेकिन जब गहने बेच दिए फिर मारने लग गया, घर से ही निकाल दिया, तो फिर महिला के पास कोई चारा नहीं था। तो चिट्टे से किस कदर जो युवा पीढ़ी है, जो चाहे वो युवा पीढ़ी हो फिर 45 साल के जो लोग हैं वो प्रदेश में जकड़ चुके हैं। और ये जो चिट्टा एक बार दोस्तों के कहने पर ऐसा होता है कि दोस्त जो है वो ले ले, थोड़ा सा ले ले, जब इसकी लत लग जाती है फिर छूटता नहीं है। और जो SP शिमला है उन्होंने मामले की पुष्टि की है और जो रामपुर के जो कह सकते हैं आप
अधिकारी, एचपीएस अधिकारी वहाँ पर हैं, डीएसपी है, उन्होंने मामले की पुष्टि की है। इसके अलावा ऊना जिला से एक बहुत दुखद खबर है। करवा चौथ का पर्व आज है, लेकिन ऊना जिला में करवा चौथ के दिन खुशियों का जो माहौल है उस वक्त मातम में बदल गया जब अलग अलग स्थानों पर लोगों ने जहर निगलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। इन घटनाओं ने पूरे क्षेत्र को स्तंभ कर दिया है। इनमें एक दंपति, एक वृद्धा और एक युवक है, यानी 4 लोगों की मौत हुई है जी ऊना में। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहली घटना हरोली थाना क्षेत्र के बट्टा कला गांव में हुई, जहां विशाला देवी और उनके पति सुनील कुमार ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। तबियत बिगड़ने पर परिजनों ने दोनों को ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। दूसरी घटना ऊना की है। ये ऊना मुख्यालय के समीप रामपुर गाँव के वार्ड नंबर 5 में ये घटना घटी है। सुरेंद्र कुमार ने जहरीला पदार्थ यहाँ पर निकला है और गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया, क्षेत्रीय अस्पताल ऊना, लेकिन उन्होंने भी जो है वो दम तोड़ दिया। तीसरी घटना गगरेट थाना के तहत घनारी गांव के सामने आई। यहाँ घनारी गांव से सामने आई, यहाँ पर जो है 70 वर्षीय कर्मी देवी ने जहरीला पदार्थ निकला है और इनका भी जो है उस अस्पताल के लाया गया था, ऊना अस्पताल, लेकिन इन्होंने भी दम तोड़ दिया। तो ये जो जहरीला पदार्थ निकल रहे हैं इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है जी। इसके अलावा बात करें बिलासपुर में जो बरठी में सड़क हादसा हुआ था, बहुत दुखदायी था, लेकिन अब बरठी हादसे के बाद जो है प्रशासन जागा है और उसने क्या फैसला लिया है। जो एसडीएम वहाँ पर है, घुमारवी बरठी शातलाई सड़क अगले 15 दिनों तक शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक जो है बंद रहेगी। तो वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें, सिर्फ इमरजेंसी में, जैसे मान लीजिए कोई 108 एम्बुलेंस है, बहुत जल्दी पहुंचना है हॉस्पिटल, तो उनके लिए छूट रहेगी। बाकी जो है वो जो सड़क मार्ग है रात के समय बंद रहेगा, क्योंकि उस दिन भी रात के समय ही जो है वो अंधेरा थोड़ा सा छा गया था, ये घटना घटी थी। तो ऐसे में प्रशासन चाह रहा है कि इसमें जो काम में तो समय लगेगा, काम शुरू करेगा प्रशासन वहाँ पर जो पहाड़ी है, लेकिन ऐसे में कोई बड़ी अनहोनी और ना हो जाए, तो इसलिए जो है वो अब जो प्रशासन है उसने ये निर्णय लिया है कि जब तक हम पूरा काम इसका नहीं कर लेते हैं और तब तक जो है वो थोड़ा सा जो रात के समय मार्ग बंद रहेगा, इमरजेंसी में खुला रहेगा जी। तो मौसम की बात करें तो प्रदेश में जो मौसम है वो अब कल से जो है वो थोड़ा शांत हो जाएगा और कल से प्रदेश में जो मौसम है वो साफ बना रहेगा। कुछ स्थानों पर ऊंचाई से अधिक ऊंचाई क्षेत्रों में जो है वो हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। बाकी कल से जो है वो प्रदेश में जो मौसम है वो साफ रहेगा, उन्हीं ऊंची चोटियों पर हो सकती है, बाकी मौसम कल से साफ है जी। तो अच्छी खबर है मौसम को लेकर। जो हमारे पास महत्वपूर्ण खबरें थी आप तक हमने पहुंचा दी है। इस बुलेटिन को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी जो अपडेट है वो पहुंच सकें। बाकी जो खबरें हैं वो हम लोगों को पहुंचा दिए। धन्यवाद।